Hello, everybody. Welcome to today's session, which is going to deal with the idea of procedure for the enactment of the budget. तो आज हम जो करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी प्लम्स एज वेल एज मेंस। तो जो ये प्रोसीजर फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ बजट है, बिफोर गोइंग इन टू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई वी नीड दैट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेसिक फीचर है दैट इज रिगार्डेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इंश्योर्स कि जो एग्जीक्यूटिव है द एग्जीक्यूटिव शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शंस। और हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि जो मनी है फाइनेंशियल मैटर्स इज अ की फैक्टर बिहाइंड एनी गवर्नमेंट। मतलब कि जो मनी है दैट इज अ फंडामेंटल फॉर द एनी गवर्नमेंट टू रन इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने डिस्कस किया इसमें मेन चीज क्या आती है, आइडिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। आपने ये पढ़ा होगा कि देयर आर मेनी बॉडीज फॉर दैट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉडी बाय द नेम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम भी क्या है कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को ऑडिट करना सो दैट गवर्नमेंट मनी का मिसयूज ना करे। एंड फॉर दैट टू अंडरस्टैंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर टू आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हैं आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 266। Basically, these two articles talk about the financial control of the executive. These two articles talk about the financial control of the executive. और ये कैसे होता है? Article 265 talks about, and it is based on the dictum of that is no taxation without representation. No taxation without representation. It means that government cannot levy any tax without the authority of parliament. तो क्या है आर्टिकल 265 कि no tax can be levied and collected ये भी याद में रखना है कि कलेक्ट भी नहीं किया, इसका निकाल लिया अप्रोप्रिएशन बिल में, फिर आएगा पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। पैसा खर्च कर दिया अप्रोप्रिएशन में, मतलब पैसा खर्च किया, फिर पैसा चाहिए भी तो वो होगा पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो बट बिफोर गोइंग इनटू दैट फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कि जो बजट है इसका कहीं भी वर्ड बजट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 112 है एंड दैट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि बजट क्या वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है? आंसर इज नो। Annual financial statement is a word that is used in under article 112 जो बजट के लिए ही वर्ड यूज किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पूरे साल के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की स्टेटमेंट। जब गवर्नमेंट को किसी साल में पैसा खर्च करना होता है तो वो खर्चा और वो पैसा कहां से आएगा इसकी स्टेटमेंट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें एक चीज और समझने वाली है एंड दैट थिंग इज कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में रखने को किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है। बट कौन रखता है? फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो आंसर इज प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ये काम कहां करते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जब बजट स्पीच होती है तो फाइनेंस मिनिस्टर ये काम करते हैं। अभी जैसे बहुत टाइम से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, तो वो बजट रख रही हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें एक चीज बड़ी मेंशन है क्लियरली। ये चीज लिखी गई है कि जब आप बजट लिखोगे, प्रेजेंटेशन करोगे या फिर बजट पास करोगे तो बजट में क्या मेन डिस्टिंक्शन आपको रखना है? वो रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके डिफरेंस को आपको अलग से रखना है ताकि यह पता लगे कि गवर्नमेंट कौन सा पैसा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कौन सा एक्सपेंडिचर कर रही है टू क्रिएट एसेट्स। क्योंकि कोई भी कंट्री
कोई भी कंट्री जब एसेट्स क्रिएट करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तभी वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा पाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है? उसने एक चीज बताई है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिस्टिंक्शन को आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा कि बजट के लिए कौन कौन से प्रोविजन है। तो हमने देखे आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 112, और ये चीज वहां पे मेंशन्ड है कि आपको ये डिस्टिंक्शन बताना है रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। आया यहां तक समझ में? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। तो हमने क्या देखा था? अब बजट कौन रखेंगे पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस स्टेप को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, और इसको जनरली क्या होती है? बजट स्पीच होती है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, और उसे बोलते हैं बजट स्पीच, जो फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और जब बजट स्पीच होती है, इसमें बड़ा गवर्नमेंट का ओवरव्यू दिया जाता है कि उसको उस साल पे कहां पे पैसा खर्च करना है और कहां से पैसा आएगा। तो ये मेन बजट स्पीच होती है, जो कि ओवरऑल व्यू दिया जाता है। और एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कि जब बजट को एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर जब बजट को प्रेजेंट किया जाएगा, तो बजट पे कोई भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। तो रूल्स के प्रोसीजर के हिसाब से उस टाइम कोई भी बजट पे डिबेट और डिस्कशन नहीं होगी। इट विल बी जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रेजेंटेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा। क्योंकि आपको इतना पता है कि ये जो सारा बजट है, ये कौन सा मैटर है? ये मनी मैटर है। और मनी मैटर के लिए किसके पास ज्यादा पावर है? लोकसभा के पास पावर है, और लोकसभा के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है। राज्यसभा मनी बिल को डिस्कस कर सकता है, पर उसको ना तो अमेंड कर सकता है, ना उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये सारा काम कहां हो रहा है? लोकसभा में हो रहा है। तो लोकसभा में प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये प्रेजेंटेशन कब होती है? तो जनरली पहले कब होती थी? फेब के लास्ट वर्किंग डे में। जो फेब का मंथ होता था, पहले लास्ट में होती थी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। अब क्या होने लगी है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। तो ये 2017 में गवर्नमेंट ने एक चेंज लेके आए कि पहले बजट फेब के एंड में रखा जाता था। जब बजट को फेब के एंड में रखा जाता था, तो प्रॉब्लम क्या थी उसमें? उसको पास होने में कई बार टाइम लग जाता था। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कहां से कहां होता है? अप्रैल टू मार्च। आपने फेब के एंड में रखा, आपके पास जस्ट 1 मंथ होता था। अगर वो पास नहीं होता था, तो क्या करना पड़ता था गवर्नमेंट को? वोट ऑन अकाउंट करना पड़ता था। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बजट पास होने से पहले, लेट्स सपोज बजट पास हो रहा है हमारा अप्रैल में, और जो एक महीना है जिसके लिए आपने अभी बजट पास नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट वोट ऑन अकाउंट लोकसभा में पास करके कुछ पैसे ले लेती थी, ताकि वो उस महीनों के लिए खर्च कर पाए। तो उसको वोट ऑन अकाउंट को खत्म करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, हमने बजट के प्रोसेस को थोड़ा पीछे ले गए, फेब के स्टार्टिंग में कर दिया, ताकि मार्च के जब एंड होगा तब तक बजट पास हो जाए और हमें वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ना पड़े, कि हमें बजट से ही पैसा मिले, ना कि हम बजट से पहले गवर्नमेंट पार्लियामेंट से कुछ पैसा ले ले, ताकि बजट बाद में पास होगा तो हम उसके अंदर कवर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। पर आप में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि बिफोर 2017 हमारा जो रेलवे बजट था वो अलग होता था, और जो हमारा जनरल बजट था वो अलग होता था। बट इन 2017 मोदी गवर्नमेंट मर्ज्ड बोथ द बजट्स। तो अब एक ही बजट पास होता है, रेलवे वाला उसी में मर्ज होता है। तो रेलवे बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट। ये 2017 के 2 रिफॉर्म है। एक है, हमने बजट को प्रेजेंटेशन करने की डेट को पहले ले गए, हम फेब के फर्स्ट वीक में ले गए, और हमने मर्ज कर दिया रेलवे और जनरल बजट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप, वो होता है जनरल डिस्कशन। क्या होता है जब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हुआ, लेट्स सपोज फेब के पहले वीक में, वर्किंग डे में, अब उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, उस पर जनरल डिस्कशन होता है। बजट पे जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन का मतलब क्या है कि इसमें अब दोनों हाउसेस लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा क्या करेंगे, इस पे ब्रॉडर इसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जनरल डिस्कशन में भी क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में तो फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ स्पीच देके अपना बता के कि हम यहां से पैसा लेंगे और यहां से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, वो चले गए। उसके बाद लोकसभा में आया
और राज्यसभा में, दोनों में डिस्कशन हुआ, जनरल डिस्कशन, इंपॉर्टेंट इज जनरल डिस्कशन। इसमें तुम बड़ी निटी ग्रिटी में नहीं जाओगे, वो कौन जाएंगे, अगले स्टेप में जाएंगे। यहां पे बेसिक जो बजट का ओवरऑल प्रिंसिपल्स हैं उस पे बात होगी, ओवरऑल प्रिंसिपल्स पे, पॉलिसीज पे बात होगी, उसकी निटी ग्रिटीज पे बात नहीं होगी। वो कहां होगी, व्हेन आफ्टर दैट जनरल डिस्कशन क्या होता है, हम हाउस कहां चला जाता है, रिसेस में चला जाता है। हाउस रिसेस में चला गया फॉर 3-4 वीक्स, तो वो 3-4 हफ्ते के लिए हम क्या भेज देते हैं, सारा बजट का प्रोसेस, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, क्योंकि बजट में पैसा कौन लेता है, मिनिस्ट्रीज मांगती हैं कि हम यहां खर्च करेंगे, तो उनकी डिमांड होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब उन डिमांड फॉर ग्रांट्स को हम कहां भेजेंगे, डिस्कस करने के लिए भेजेंगे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। हमारी 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, और जो मिनिस्ट्रीज पैसा मांगती हैं, और उन्हीं को हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में भेज के ये डिस्कस करते हैं कि जो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये उनकी निटी-ग्रिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगी। और जब ये डिस्कशन कर लेंगी, ये अपनी रिकमेंडेशन कहां देंगी, ये अपनी रिकमेंडेशन देंगी हाउस में, देंगी अपनी रिकमेंडेशंस। तो अब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज ने उन डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्टडी कर पे उनकी अपनी रिकमेंडेशन कहां दे दी, हाउस में दे दी। अब हाउस में दे दी है वो, अब क्या होगा, अब इन डिमांड फॉर ग्रांट्स पे लोकसभा में क्या होंगी, वोटिंग होंगी। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, पैसा लेना है, और इन डिमांड फॉर ग्रांट्स में अब क्या होगी, वोटिंग इन लोकसभा ओनली, राज्यसभा में नहीं होती वोटिंग, तो लोकसभा में वोटिंग होगी। अब ये डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगी, अब मिनिस्ट्रीज पैसा मांगेंगी, अब ऑपोजिशन मेंबर इनको अपोज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जब वोटिंग होती है तो कुछ इन पे वोटिंग के टाइम कुछ कट मोशंस पास होती हैं। तो जब ये वोटिंग होगी तो उस टाइम कुछ कट मोशंस पास होती हैं, जैसे कि पॉलिसी कट मोशन, जैसे कि पॉलिसी कट मोशन, जैसे कि इकोनॉमी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन, एंड द थर्ड वन इज टोकन कट मोशन, टोकन कट मोशन। अब गवर्नमेंट ने पैसा मांगा है, अब ये ऑपोजिशन को लग सकता है कि ये पैसा सही नहीं मांगा गया है, यहां पे इतना खर्च नहीं होना चाहिए, यहां गलत खर्च हो रहा है, तो वे मोशंस पास करते हैं। तो उस मोशंस में जो पहला आता है वो आता है पॉलिसी कट मोशन। तो पॉलिसी कट मोशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जब ये पास होती है तो मेंबर बोलता है कि जो आपने डिमांड फॉर ग्रांट मांगी है इसको तुम रिड्यूस कर दो टू ₹1। इसका मतलब क्या है कि वो मेंबर कह रहा है कि हमें उस गवर्नमेंट की पॉलिसी पे ही एग्रीमेंट नहीं है, तो दे आर क्वेश्चनिंग द पॉलिसी कि उन्होंने इतना पैसा यहां पे खर्च क्यों किया, क्वेश्चनिंग द पॉलिसी बिहाइंड दैट डिमांड। अगर किसी गवर्नमेंट ने मान लो फार्म वेवर के लिए पैसा मांगा, अब किसी ऑपोजिशन को लगा कि फार्म लोन वेव नहीं होना चाहिए, तो उनको लगा कि पॉलिसी ही गलत है, तो उन्होंने पॉलिसी कट मोशन पास कर दी। पर वो पास करेंगे तो किस फॉर्मेट में होती है उसकी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज होती है कि हम इस डिमांड को ₹1 तक रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम उसकी पॉलिसी को ही डिसएग्री कर रहे हैं। और दूसरा जैसे आता है इकोनॉमी कट मोशन, और जब तुम पॉलिसी को डिसएग्री कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू आर प्रमोटिंग अ काइंड ऑफ अ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इट लीड्स टू सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो पॉलिसी कट मोशन में एक एलिमेंट क्या होता है, सेंसर, कि आप गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जैसे दूसरी मोशन क्या है, इकोनॉमी कट मोशन, और जो इकोनॉमी कट मोशन है दैट इज बेसिकली, इसका फॉर्मेट क्या होता है कि आई एम रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ दिस टू सर्टेन ₹X, कि हम इसको ₹X तक कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो ये इकोनॉमी कट मोशन होती है, इट शोज कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी पे एज सच डिसएग्रीमेंट नहीं है, पर हमें किस पे डिसएग्रीमेंट है, उसकी इकोनॉमी पे। तो हमें पॉलिसी पे डिसएग्रीमेंट नहीं है, हमें उसकी इकोनॉमी पे भी डिसएग्रीमेंट है। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वो पैसा क्या एफिशिएंटली खर्च हो रहा है, क्या इतना खर्च होना चाहिए। तो हमें उसकी अमाउंट और एफिशिएंसी, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे डाउट है, ना कि उसकी पॉलिसी पे डाउट है। अगर कोई मेंबर बोले कि हाँ मैं एग्री करता हूं फार्म लोन वेवर होना चाहिए, बट आई एम नॉट एग्रीइंग ऑन द अमाउंट दैट यू आर गिविंग फॉर दैट, तो उससे होगा इकोनॉमी कट मोशन, जिसमें आप पॉलिसी से डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी से कर रहे हैं। वैसे तीसरी कौन सी मोशन थी, टोकन कट मोशन। ये टोकन कट मोशन होती है व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द अमाउंट टू ₹100। ये जो नंबर है ना कि ₹2, ₹2, ₹X, ₹2, ₹100, इसका मतलब है जस्ट सिंबॉलिक है, उसके पीछे जो भावना है वो क्या है,
टोकन कट मोशन की भावना क्या है कि हाँ, ना तो हम पॉलिसी से डिसएग्री कर रहे हैं, ना उस इकोनॉमी से डिसएग्री कर रहे हैं, हम एज सच उसका जनरल ग्रीवांस है गवर्नमेंट के प्रति, उसको शो करने के लिए हम पास करते हैं टोकन कट मोशन। तो जैसे पॉलिसी कट मोशन में सेंसर होता है, वैसे इकोनॉमी कट मोशन और टोकन कट मोशन में कोई भी सेंसर का एलिमेंट नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब जब तुमने वोटिंग कर दी है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, उसके बाद क्या पास होगा? पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। अब एक चीज ये समझो कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि आपने क्या लेना है, पैसा खर्च करना है कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो एप्रोप्रिएशन बिल है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, इसमें एक चीज क्या है, दो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स जिसपे पहले वोट हो चुकी है, अब दूसरी है उसमें होता है द एक्सपेंडिचर that is charged upon consolidated fund of India, expenditure charged upon consolidated fund of India। इसका मतलब ये है कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दो तरह से पैसा निकालते हैं, एक तो वोट डाल के और एक बिना वोट के। और जो बिना वोट वाला होता है उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी जो सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, वो कहां से आते हैं? एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन, मतलब उस पर वोट नहीं होती, क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंस को हमें इंश्योर करना होता है। पर हमने क्या देखा, जो एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें एक डिमांड फॉर ग्रांट्स और दूसरा एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड